हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक संख्या 70 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हमारा पार्ट रहेगा ल्हासा की ओर, जिसको हम जारी रखने वाले हैं। पिछली कुछ वर्कशीट से लेखक तिब्बत की यात्रा पर निकले हुए हैं। फाइनली वो तिब्बत पहुंच चुके हैं। आज की इस वर्कशीट में हम तिब्बत की संस्कृति, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक संख्या 70 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 21 दिसंबर 2020। इसमें हम तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा पर जो लेखक निकले हैं, राहुल सांस्कृत्यायन, उनके जो आखिरी पड़ाव है यानी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर वो जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे साथ साझा करें। इसे बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी कि यात्रा के दौरान जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सब कुछ हमारे साथ साझा किया। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है, यानी वहाँ की जो ज़मीन है उसमें बड़े बड़े जागीरदार है और उस पर जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो खेती करते हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो मठों, विहारों के हाथ में है, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध धर्म है मुख्य तौर पर। तो बौद्ध धर्म के कारण वहाँ पर बहुत सारे मठ हैं, विहार हैं और ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मठों या विहारों के अधीन है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जो जागीरदार है कुछ खेती खुद भी करता है, यानी कि खुद भी कराता है, जिसके लिए वो मजदूर है बेगार में मिल जाते हैं। बेगार होता है बिना पैसे के कार्य करवाना। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु क्योंकि उसके ऊपर विश्वास अधिक होता है कि वो सही से देखभाल करेगा, तो भिक्षु है उसको भेजा जाता है कि वो खेती का इंतजाम देखे कि क्या खेती वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। जो जागीरदारों के आदमियों के लिए जो वहाँ पर कृषि कार्य कर रहे हैं, उनके लिए किसी राजा से कम नहीं होता। यानी जो भिक्षु भेजा जाता है उसका अच्छा खासा रोब होता है। उनको लगता है कि राजा ही आ गया हो। जैसे प्रजा के लिए राजा का महत्व होता है, वही महत्व भिक्षु का उनके आदमियों के लिए, उन मजदूरों के लिए होता है। शेखर की खेती के लिए मुख्य जो भिक्षु है उसका नाम है नमसे। बड़े भद्र पुरुष थे जिनसे वो मिलते हैं। कौन मिलते हैं? लेखक मिलते हैं उनसे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर लेखक हमारी एक मानसिकता की बात करें कि जब हम ज़्यादातर किसी से मिलते हैं तो लोग हमें दुआ सलाम जो करते हैं, हमसे जैसे जिस तहजीब से, जिस इज्जत से पेश आते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी वेशभूषा के ऊपर। सूट बूट हमने कैसा पहना हुआ है, क्योंकि ये लोगों की मानसिकता है। तो यही लेखक को लग रहा था कि उन्होंने जिस प्रेम से मिले उस प्रेम के अनुसार तो मेरे वेशभूषा नहीं थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए उन्हें लगता है कि अगर ना भी मिलते उतनी गर्मजोशी से तो भी चलता। यह एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या होते हैं? बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं, उनको अनुवादित किया गया अलग अलग भाषा में। तो वहाँ पर कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हाथों से लिखी हुई, हस्तलिखित जिसको पांडुलिपि बोलते हैं, 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पे लगा, क्योंकि लेखक हैं, राहुल हैं, तो उनका जो रुचि थी वो पढ़ने में या इस प्रकार के जो साहित्यिक जो पुस्तकें थी उनमें अधिक थी, तभी तो वो लेखक है। वहाँ वह बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15 सेर से कम नहीं रही होगी, यानी कि 15 किलोग्राम से उनका वजन कम नहीं रहा होगा, यानी बहुत भारी थी। बहुत सारे उसमें पृष्ठ थे, लेकिन उसके अधिक वजन होने का एक कारण ये था कि हस्तलिखित पोथियाँ थी। और उस वक्त जब लिखा गया या उनको अनुवाद किया गया तो पेज जो होते थे वो थोड़े मोटे आकार के होते थे। जैसा कि आप इतिहास में पढ़ चुके हैं कि कई बार पत्तों से वो पेड़ बनाए जाते थे या गत्ते के ऊपर उनको लिखा जाता था, इसलिए उनका वजन थोड़ा सा अधिक रहा होगा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। आसपास जो उनके जानकार थे, उनके जो रिश्तेदार थे, जैसा हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि सुमति जो है वो घुमक्कड़ किस्म के थे और काफ़ी मिलनसार थे, इसलिए जहाँ भी वो जाते हैं तो उनके जानने पहचान वाले मिल जाते हैं। तो उन्होंने पूछा, तो अब क्योंकि वो पुस्तकों के अंदर लगे हुए थे लेखक, तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ आप जाइए। हो सकता है अगर वो पुस्तकों में व्यस्त ना होते तो परमिशन, आज्ञा ना देते। दूसरे दिन वह गए और लेखक को लगा कि वो 2-3 दिन तो वहाँ रुकेंगे, जब इतनी दूर से आए हैं तो हो सकता है रिश्तेदार कह दे कि नहीं रुक ही जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन दोपहर के बाद वो चले आए, वापस लौट आए।
तिडरी गांव वहाँ से बहुत अधिक दूर नहीं था जहाँ पर ये लेखक और सुमति रुके हुए थे। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया अगले दिन और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के आगे के लिए चल पड़े। अब आगे कहाँ गए, क्या हुआ, यह हम अगली वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में बहुत आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है। तो जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसी भिक्षु को भेजा जाता है, वहाँ पर जो रीति रिवाज था या परंपरा थी उसके अनुसार। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि शेखर की खेती के मुख्य जो भिक्षु थे उनका नाम क्या था। तो शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का जो नाम था वो नमसे था। मुख्य भिक्षु यहाँ पर लिखना है, मुख्य भिक्षु का नाम नमसे था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कंजूर किसे कहते हैं। कंजूर एक शब्द प्रयोग किया गया था कि बुद्ध वचन की अनुवादित पुस्तकों को कंजूर कहा जाता है वहाँ पर। चौथा जो प्रश्न दिया गया, चौथे प्रश्न में पूछा गया कि लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया। उन्होंने इस बार परमिशन, आज्ञा, अनुमति दे दी थी, क्यों। तो लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए कहा क्योंकि वह पुस्तकों में व्यस्त थे और इसलिए उन्होंने कहा कि आप जा करके आ सकते हैं। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया, यहाँ पे बताया गया कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। एक वाक्य यहाँ पर बीच में आया कि लेखक कहते हैं कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यानी जिस गर्मजोशी से मिले थे नम से, उस गर्मजोशी से अगर ना भी मिलते तो भी चलता, क्योंकि जो उनकी वेशभूषा थी, भेष था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। जो सही भी है कि ज़्यादातर समाज में क्या हो रहा है कि हमारी वेशभूषा है, हमने क्या पहना है, हम कितनी बड़ी गाड़ी में आए, उस पर हमसे मिलने वाले हैं व्यवहार करेंगे। आपकी समझ के अनुसार ये उचित है या अनुचित, एक तो ये हमें बताना है, दूसरा हमें अपने विचार लिखने। तो यहाँ पर आज के समय भी समाज में सूट बूट देकर व्यवहार किया जाता है। मेरे अनुसार यह बिल्कुल अनुचित है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार और ज्ञान से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह ऊपर वाला है, वो चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे, ठीक से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।